पिछले कुछ दशकों में हमारे भौतिक सुखों और विलासिता में बहुत वृद्धि हुई है, किंतु इस विलासिता की भारी कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। रेफ्रिजरेटर, कूलरों, एयर कंडीशनरों और दूसरी मशीनों के अधिकाधिक इस्तेमाल का नतीजा ये हुआ है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इससे सूर्य के घातक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करने वाली ओजोन की परत में छेद हो गया है। पृथ्वी ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते गर्म होती जा रही है। पृथ्वी की अपनी समय दर से लगातार अधिक गर्म होने की प्रक्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीयकरण ताप में वृद्धि कहा जाता है। यदि ये ग्रीन हाउस गैसें इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगली आधी सदी में सारे विश्व का तापमान 1.5 से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिसके कारण अनेक बीमारियों के फैलने, प्राकृतिक आपदाओं के विकट होने के साथ साथ समुद्र स्तर के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे विश्व के लगभग 100 करोड़ लोग व 1/3 कृषि भूमि प्रभावित हो सकती है। तो क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण? आखिर क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग? चलिए जानते हैं। जलवायु गर्म होने का मुख्य कारण ग्रीन हाउस, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण अन्न उत्पादन के लिए जंगलों का सफाया होता जा रहा है। लकड़ियां ईंधन के रूप में प्रयोग की जा रही हैं, जिससे हानिकारक गैसें में वृद्धि होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अधिकता से दिन प्रतिदिन धरती गर्म होती जा रही है। जलवायु गर्म होने का एक और कारण प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, खनिज तेल आदि का उद्योगों में प्रयोग भी है। औद्योगिकरण के अंधाधुंध विकास से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में भारी वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का एक अन्य कारण उपभोक्तावादी जीवन शैली भी है। आज हम अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, ईंधन गैसें, बिजली के उपकरणों, वाहनों तथा औषधियों का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। वे उपभोक्तावादी वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करती हैं, जो भूमि मंडलीय ताप की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। अगर इस अनुपात में कोई परिवर्तन होता है तो वनस्पति और प्राणी दोनों प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण उसकी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलों की अधिक पैदावार हेतु भारी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, जो जमीन में विखंडन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करके वायुमंडल में इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, जो भूमि मंडलीय ताप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अतः बढ़ती रही जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग, उपभोक्तावादी जीवन शैली, औद्योगिकरण तथा विज्ञान और तकनीकी उन्नति मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव? चले जानते हैं। यदि ग्रीन हाउस गैसें वर्तमान रफ्तार से बढ़ती रही तो अगली आधी सदी में सारे विश्व का तापमान काफी अधिक बढ़ सकता है, जो वायुमंडल को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। इससे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होता रहेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तथा मौसम चक्र और वर्षा के स्वभाव में बहुत बदलाव आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य संभावित प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, मानव की विभिन्न गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ते परिवहन, परमाणु बिजली घर आदि के कारण पृथ्वी के तापमान में हुई वृद्धि से जलवायु में हुए परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। कृषि का प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अगर तापमान की दर मौजूदा खतरनाक स्तर से ही जारी रही तो फसलों के उत्पादन खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। तापमान में बढ़ोतरी के कारण सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण ज्यादातर फसलों का उत्पादन घटेगा। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। वैज्ञानिक का मानना है कि तापमान में बढ़ोतरी से रोगवाहक वायरस, बैक्टीरिया अपनी भौगोलिक सीमाओं को लांघ नए क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ साथ गर्मी जनित रोगों में बढ़ोतरी और सर्दी जनित रोगों में कमी होती है। यकृत शोथ, पोलियो, हैजा, पैचिश आदि रोग फैलेंगे। बर्फ का पिघलना तथा जल संकट यानी कि आइस मेल्टिंग एंड वाटर क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर की बर्फ लगातार पिघल रही है, जिसे एक और बाढ़ तो दूसरी ओर जल संकट का खतरा पैदा हो रहा है। तो कैसे बचाव कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के संकटों से? चलिए जानते हैं। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की चुनौती से निपटने के लिए
संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल 1992 रियो पृथ्वी सम्मेलन के पश्चात कन्वेंशन चेंज का गठन किया था तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन में कटौती की बाध्यता के लिए UNFCCC द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने हेतु वार्ता शुरू की गई। 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। इस प्रोटोकॉल के तहत दुनिया के विकसित देशों को वर्ष 2008 से 2012 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को घटाकर 1995 के स्तर से 5% नीचे लाने का प्रावधान किया गया है। 16 फरवरी 2005 को यह प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ साथ प्रादेशिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर अनेक प्रयत्नों की जरूरत है, जैसे जीवन शैली में परिवर्तन लाना, जनसंख्या में वृद्धि पर नियंत्रण करना, तवर औद्योगिकरण पर रोक, पेट्रोल और डीजल का प्रयोग, संसाधनों के अंधाधुंध दुरुपयोग पर रोक लगाना, कारखानों के जहरीले पदार्थों का समुचित प्रबंधन करना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना आदि। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ग्लोबल वार्मिंग के सारे प्रश्नों की पूरी व सटीक जानकारी मिल गई होगी। ऐसी ही न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।